Today we are going to discuss about derivatives. This is a very important topic for the students preparing for RBI, Grade B, SEBI, IBPS and other competitive examination. ये मेंस में भी आता है और प्रीलिम्स में भी आता है, तो थोड़ा आप इसको समझ लें, it will help you. See, derivatives have their origin in mathematics, where it is referred to a variable that has derived its value from another variable. The value of A is derived from B. A is called here derivatives and B is called here underlying assets. ये आप याद रखें. इसका सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल है कर्ड और मिल्क. कर्ड यहाँ पे डेरिवेटिव का रोल प्ले करता है और मिल्क जो है वो अंडरलाइंग असेट्स का रोल प्ले करता है. बिकॉज द वैल्यू ऑफ कर्ड डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ मिल्क. आगे देखते हैं. In financial market, derivatives are those financial instruments whose value is derived from the price of some underlying assets, such as stocks, bonds, currencies, commodities. One very interesting example to understand the concept of underlying asset is considering curd as a derivative. This is what I told now. The price of curd always depends on the price of milk. In other words, we can say the underlying asset on which the value of curds depends is milk. So, आगे देखते हैं कि डेरिवेटिव्स, क्लासेस ऑफ डेरिवेटिव्स, कहाँ डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग होता है. डेरिवेटिव्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज, नेमली डेरिवेटिव सिक्योरिटीज, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स एंड ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स का क्या क्या अंडरलाइंग एसेट हो सकता है. जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, मिल्क का एग्जांपल दिया कि कर्ड के लिए अंडरलाइंग एसेट मिल्क है, तो किसी भी डेरिवेटिव का क्या अंडरलाइंग एसेट हो सकता है. इक्विटी शेयर अंडरलाइंग एसेट हो सकता है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, कमोडिटीज़ हो सकता है. आप कुछ भी सोच सकते हो जो किसी के बेसिस पे किसी का प्राइस जब डिसाइड किया जाता है, उसमें से जिसका प्राइस डिसाइड किया जाता है वो होता है डेरिवेटिव, और जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है वो होता है अंडरलाइंग एसेट. डेरिवेटिव्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं. फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, स्वैप. ये आपको ऑप्शंस में क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स. हो सकता है चारों उसमें से हो या इनमें से कुछ भी हो सकता है, कंफ्यूज ना हो. फॉरवर्ड और फ्यूचर ये बिल्कुल एक ही तरह का चीज़ है, बट दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है. फॉरवर्ड जो होता है और फ्यूचर में डिफरेंस ये है कि फ्यूचर जो होता है वो एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंजेस में ये ट्रेड होता है और ये बड़ा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में होता है. फॉरवर्ड कोई भी दो आदमी अपने आप से डील कर सकता है और वो फॉरवर्ड डील कहलाता है. लेट अस सी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेड इन ए पार्टिकुलर एसेट विच मे बी अनदर सिक्योरिटी एट ए पार्टिकुलर प्राइस ऑन ए प्री स्पेसिफाइड डेट. फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट in a financial contract between two parties to exchange interest payment for notional principal amount on settlement date for a specified period from starting date to settlement date. See, forward contract is a contract to trade in a particular asset at a particular price on a pre-specified date. अब यहाँ फ्यूचर में आते हैं. फ्यूचर में ये बताता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स which have the following features are termed as future. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये फीचर हैं उसको फ्यूचर्स बोलेंगे. फॉरवर्ड आपको हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं. एक कॉन्ट्रैक्ट होगा ट्रेड करने के लिए, पार्टिकुलर प्राइस होगा और प्री स्पेसिफाइड डेट होगा, इसको फॉरवर्ड बोलेंगे. और फ्यूचर किसको बोलेंगे, ये सारे चीज़ जिसमें होंगे और हियर विच इज़ ट्रेडेड इन एन एक्सचेंज. ये एक्सचेंज ट्रेडेड होगा, standardized in terms of quality and quantity. Thus, futures are defined as those forwards that are traded on an exchange and where the counterparty is exchange itself. तो यहाँ पे exchange का रोल आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और ये क्वालिटी और क्वांटिटी में आपको वो स्टैंडर्ड होता है. मतलब दिस इज समथिंग विच इज़ रेगुलेटेड, मैनेज्ड बाय एक्सचेंज. हमने देख लिया फॉरवर्ड, देख लिया फ्यूचर, देख लिया. अब ऑप्शंस देखते हैं. Options are considered as one-way contract. ये एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट है, वेयर वन पार्टी हैज़ द राइट
Right is the keyword, right, but not the obligation to trade in a particular asset at a particular price on a predetermined date. ऑप्शन में आपके पास, आप एक चीज़ समझिए, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन है और ये राइटफुल ऑप्शन है कि आप ट्रेड कर सकते हैं, पर ये आपके पास मैंडेटरी नहीं है, मैंडेट नहीं कि ट्रेड करना ही है. इट्स नॉट द ऑब्लिगेशन टू ट्रेड इन ए पार्टिकुलर एसेट. आपको जिस दिन डे ट्रेड होना उस दिन आप बोलोगे नहीं, आई डोंट वांट टू गो विद दिस डील. Thus an option is a contract which gives the buyer the right but not the obligation to buy or sell a particular asset at a specified price or on or before a specified date. Option, as the word itself suggests, gives the investor a choice to exercise the option or not to exercise the same. To acquire this right, the buyer of the option has to pay a premium to the writer of the option. इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक प्रीमियम देना पड़ेगा, बायर को देना पड़ेगा सेलर को. इसमें दो और टर्म है जो आप देख लें कि अमेरिकन ऑप्शन होता है और एक आपका यूरोपियन ऑप्शन होता है. अमेरिकन ऑप्शन ये है कि आप जिस डेट पे ये डील होना है आप उस डेट ऑफ डील से पहले भी डील कर सकते हो. ऑन और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट आर कॉल्ड अमेरिकन ऑप्शंस. और यूरोपियन ऑप्शन जो है, द बायर ऑफ दिस ऑप्शन कैन एक्सरसाइज दिस ऑप्शन ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट. ये यहाँ पे कैच है. अब आते हैं कि ऑप्शन दो तरह का होता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन. कॉल ऑप्शन क्या है? टू बाय स्टॉक एट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑन और बिफोर ए सर्टेन डेट. कॉल ऑप्शन मतलब बाई करना है हमें, और पुट ऑप्शन मतलब हमें सेल करना है स्टॉक को, तो ये आपका पुट ऑप्शन होगा. नाउ वी आर क्लियर आई थिंक. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेड होगा, प्री स्पेसिफाइड डेट होगा, पार्टिकुलर प्राइस पे होगा. और फ्यूचर, जिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दो टर्म्स होंगे, एक तो एक्सचेंज ट्रेडेड होगा और क्वालिटी और क्वांटिटी में जिसका स्टैंडर्डाइज्ड होगा, वो फ्यूचर होगा. ऑप्शन में आपको राइट है अपने ऑप्शन को अवेल करने या नहीं करने का, पर ये राइट आपको एक प्रीमियम पे करने के बाद मिलता है. तो दिस इज कॉल्ड ऑप्शन. ऑप्शन दो तरह का होता है. कॉल ऑप्शन करते हैं. लास्ट टॉपिक स्वैप, डेरिवेटिव का पार्ट है ये. स्वैप इज डिफाइंड इन नंबर ऑफ वेज. स्वैप अपने नाम से ही सजेस्ट करता है बदलना, मतलब एक्सचेंज, चेंज. कई तरह से ये डिफाइन किया जा सकता है. सिंपल स्पीकिंग, स्वैप इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लोज इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू एग्रीड टर्म. Swaps are used to change the currency or interest rate exposures associated with investment. कई तरह का स्वैप होते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप, करेंसी स्वैप, कूपन स्वैप. सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट स्वैप ज़्यादा यूज़ होता है. तो इसमें होता ये है कि मान लीजिए दो पार्टी हैं, ए और बी, दो अलग अलग कंट्री में रह रहे हैं. ए इंडिया में रह रहा है और बी फ्रांस में रह रहा है. अब यहाँ पे क्या है कि बी जो है उसको अगर इन्वेस्टमेंट इंडिया के मार्केट में करना है और ए को इन्वेस्टमेंट फ्रांस के मार्केट में करना है, ठीक है. बी को इन्वेस्टमेंट इंडिया के मार्केट में करना है, तो इंडिया में अगर इंटरेस्ट रेट 8% चल रहा है और फ्रांस में इंटरेस्ट रेट 9% चल रहा है, तो बी चाहे तो ए से अपने इंटरेस्ट रेट को स्वैप कर सकता है कि आप एक काम करो, आप मुझे इंडियन मार्केट में 8% के रेट पे आप मेरे साथ डील कर लो. जब मैं इन्वेस्ट करूंगा, आप फ्रांस के मार्केट में करोगे तो मैं 9% में आपको ये डील दिलवा दूंगा. उसी तरीके से इंटरेस्ट रेट स्वैप में प्रिंसिपल का एक्सचेंज नहीं होता है, इंटरेस्ट का स्वैप होता है कि यूएसए मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और इंडिया में 9% है, तो यूएसए का जो इन्वेस्टर होगा इंडिया वाले से अपना रेट स्वैप कर लेगा कि आप यूएसए मार्केट में जो डील करोगे वो 9% पे हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आप इंडिया में 8% पे मेरे साथ कर लो. करेंसी स्वैप में करेंसी का स्वैप होता है, एक कंट्री या एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ करेंसी को एक्सचेंज करता है. कूपन में the derivative product is like a currency swap with a difference that the only interest component of a loan is exchange. यहाँ पे एक लोन का सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट को एक्सचेंज किया जाता है, इसको कूपन स्वैप कहते हैं. ये टॉपिक काफ़ी सिंपल है, आपको सिर्फ बेसिक पॉइंट्स याद रखना है तो आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रिसाइजली सॉल्व हो जाएगा. और अगर कहीं मेंस में लिखना भी है तो आई थिंक दिस मटेरियल इज सफिशिएंट इनफ टू हैंडल द क्वेश्चन.
थैंक यू सो मच।